दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो जो है जीएस जो लेखपाल परीक्षा के लिए जीएस और ग्राम समाज एवं विकास उससे संबंधित ये वीडियो है। इसका ये मॉक टेस्ट है, 5वां मॉक टेस्ट है। ये 4 मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने। प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका इसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, आते हुए क्वेश्चंस। हिंदी के मैंने 20 मॉक टेस्ट करवाए हैं, वो आप हल कर लीजिए, ठीक है। 500 प्रश्नों के अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है वो, तो उसको कर लेंगे तो आपको बहुत मतलब फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो जो भी मैं डालूँ उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले। देखिए, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मैंने पहले भी बताया था, शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण जो है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये यजुर्वेद का जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यजुर्वेद, और इसके जो लेखक मतलब लिखा किस था इसे, तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने। ये सब मैंने पहले भी बताया है आपको, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये कन्नौज से पूर्व जो है ये थानेश्वर में शासक थे वहाँ पे। तो थानेश्वर जो है ये इनमें मतलब पहले वहाँ थानेश्वर में थे, फिर कन्नौज में आए। कन्नौज में इनकी एक्चुअली बहन जो है, बहन की शादी हुई थी, वहाँ के जो शासक थे उनसे शादी हुई थी। वो कहानी इतिहास में पढ़ेंगे तो वो चीज़ पता चलेगा कि कन्नौज कैसे ये इनका आना हुआ। तो ये चीज़ें जो है आप याद रखिएगा कि पहले ये कन्नौज से पहले थानेश्वर में, ठीक। भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई और कहाँ किसके किसके बीच चलाई गई थी? तो पहले भी बताया है, अभी भी बता दे रहा हूँ। पहली जो है वो 1853 में बम्बई से और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। दूसरी जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आप पहले कमेंट करके बताइएगा, यूपी में पहली ट्रेन जो चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, कमेंट करके बताइएगा आप। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो ये आसफुद्दौला हैं जिन्होंने इमामबाड़ा बनवाया था, ये 1784 में, ठीक। कब? 1784। तो ये भी याद रखिएगा कि कब बनवाया था, 1784 में। तो लखनऊ में है, कभी आना हो तो आप आइए और यहाँ पे घूमिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। देखिए, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी है? तो जब रामायण की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, रामायण में आपने पढ़ा होगा, मतलब सुना होगा, देखा होगा, रामायण का प्रसारण भी हुआ था अभी कोरोना काल में। तो इसमें जो भरत की पत्नी है उनका नाम जो है मांडवी था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, ठीक है। मेघनाथ की जो पत्नी थी उनका नाम सुलोचना था। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। क्या था? रूमा। याद रखिएगा इसको, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम सुलोचना, इनकी उर्मिला, और ये भरत की मांडवी। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था, तो उर्मिला। सिपकीला दर्रा ये कहाँ पे? सिपकीला दर्रा ये वैसे तो हिमाचल में है, और ये जो है सतलज घाटी में पड़ता है ये दर्रा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी ये शिमला को जो है वो तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिपकीला तिब्बत को जोड़ता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। सतलज नदी यहाँ पे है, ठीक है, एक तंग घाटी से गुजरती है ये, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें मैचिंग के लिए दिया हुआ है, तो इसमें आप मैच कीजिए। देखिए इसमें आप जो पहले समझ में आया उसको पहले मैच मैच कर लीजिए। जैसे चिल्का झील आपको पता है कि उड़ीसा में है, वुलर झील आपको पता है कि कश्मीर में है। तो बी का 1 सी का 4 कहीं दिख रहा है आपको? बी का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी का 4 यहाँ है, तो सिर्फ सी का 4 इसी में है, तो यानी कि ए हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप मैच कर लीजिएगा। सांभर झील आपको पता है कि राजस्थान में है। पुलिकट झील आपको ये तमिलनाडु और तमिलनाडु में, ठीक है। ये तमिलनाडु और आंध्रा के उस बॉर्डर पे है, ये दोनों उसमें पड़ती है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ठीक है, दक्षिणी छोर कौन सा है? तो दक्षिणी छोर याद रखिएगा। देखिए, भारत में जैसे अगर आप ऐसे मान लीजिए, ये
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर में सबसे उत्तर में इंदिरा कोल पड़ता है। क्या पड़ता है? इंदिरा कोल, याद रखिएगा, इंदिरा कोल, कोल। और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट। ठीक, ये हो गया इंदिरा पॉइंट। इधर आपका गौहर माता या गौर माता, कुछ भी, गौहर माता, गौहर माता, जो भी बोल दो आप। और इधर पूर्व में किबिथु, की किबिथु। ठीक है, उच्चारण पे मत जाइएगा आप, उसका नाम समझिएगा। ठीक है, तो कहीं गहर मोती बोलते हैं, गौहर मोती बोलते हैं, किबुथु, कुछ भी जो है उच्चारण समझ लीजिएगा। अब मैं बता दे रहा हूँ, इंदिरा कोल, इधर गौहर माथा, और इधर पूर्व में किबुथु, और सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप देखिए कि कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट, ये सबसे पूर्वी है, ये उत्तरी है, ये आपका पश्चिमी है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब आप याद रखिएगा। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे तो आप सही उत्तर लगाइएगा। भारत का रूर प्रदेश मतलब किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो रूर जो है वो कोयला और कोयला से संबंधित क्षेत्र है। ये दामोदर जो नदी बेसिन है उसी को कहा जाता है। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है ये, और ये इसके क्षेत्र में ही जो है आप इसे कह सकते हैं कि रूर रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि कोयला का जो है बहुत भंडार पाया जाता है यहाँ पे। और ये बंगाल का शोक भी इसको कहा जाता था। पहले तो खैर कहा जाता था, अभी तो इस पर जब बांध बन गया तो नियंत्रण कर लिया गया इसके पानी पे, अदरवाइज ये बंगाल का शोक कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो एंजिल, एंजिल जल प्रपात है, जो जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है, 979 मीटर। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये वेनेजुएला में। ध्यान रखिएगा, स्थिति भी पूछा जा सकता है। एंजिल जल प्रपात, तो वेनेजुएला। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो ये एम एन रॉय महोदय थे, इन्होंने ही दिया था सबसे पहले 1935 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र से हमने लिया है, समाजवादी क्रांति से भी हमने लिया है रूस की, और अमेरिका के अधिकारों से भी लिया है हमने, मूल अधिकार वगैरह जो भी हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति से ऐसा कुछ हमने फीचर लिया नहीं है, इसलिए इसका कोई योगदान नहीं है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति ने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था सबसे पहले 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता की समिति गठित हुई थी, इन्होंने द्विस्तरीय समिति की इसकी व्यवस्था की बात की थी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय। खरीफ फसलों के लिए किस तरह का मौसम चाहिए? तो आप खरीफ मौसम जो गर्मियों, ये जो मानसून के उसमें बुआई होती है, तो उसमें क्या हो, गर्म और नम मौसम चाहिए, बारिश भी होनी चाहिए और गर्म भी रहे मौसम, तो ये खरीफ। रबी याद रखिएगा, रबी ठंडी, तो रबी को ठंडी लगती है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी का गठन हुआ था, वो किसकी कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ था? ठीक है, तो ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन था, आयोग, उन्हीं के सिफारिशों के आधार पर ये इसका गठन हुआ था। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे जो अधिक जनसंख्या घनत्व वो बिहार में है। ठीक, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है केरल, केरल के बाद फिर अपना यूपी। ठीक, तो ये क्रम याद रखिएगा, क्रम भी पूछ लेता है कई बार। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप यहाँ पे, तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, बिहार। ठीक, आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, बैरोमीटर दाब के लिए होता है, थर्मामीटर आपको पता है कि ये टेम्परेचर वगैरह नापते हैं इससे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा कहीं भी किसी भी तरीके से। हाइड्रोमीटर जो है ये अपेक्षिक घनत्व नापता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो देखिए 2 बार जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वो जॉन बर्डीन है। ठीक है, ये अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे ये। ठीक है, और इनको 1956 में और 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2 बार नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को भी मिला है, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र में मिला है, इनको भी 2 बार मिला है। एक बार ये फिजिक्स के उसमें मिला है, एक बार केमिस्ट्री में मिला है इनको, लेकिन इनको एक ही भौतिकी के ही क्षेत्र में इनको 2 बार मिला है। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो वृक्क की धमनी है, उसी से गुर्दे में जाती है।
ठीक है। तो विज्ञान की कौन सी शाखा है जो ट्यूमर के बारे में बताती है? तो ये ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी ट्यूमर और कैंसर के उपचार संबंधी शाखा है ये विज्ञान की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी ये जो है, ऑस्टियोलॉजी ये आपकी हड्डियों से संबंधित है ऑस्टियोलॉजी। ठीक। ये एनाटोमी, ये यूरोलॉजी है। यूरोलॉजी किससे संबंधित है? ये जो यूरिन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे संबंधित है ये। ठीक है। ताजमहल किसके प्रभाव से उसको खतरा है? तो ये जो है SO2 है, और ये N2O, ये जो भी वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, ताज एम्पोरियम का आपने नाम सुना होगा, तो वो उसी इसी वजह से बनाया गया है। और वहाँ पे जितनी भी जो फैक्ट्रियाँ और ये सब थी उनको इसीलिए वहाँ से उनको शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इनकी वजह से रेन जो एसिड रेन है, एसिड रेन होती है, और एसिड रेन से वहाँ का जो वो ताजमहल का जो संगमरमर लगा हुआ है उसमें पीलापन आ जा रहा है। तो इस वजह से ये, इसकी वजह से ये खतरा है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, याद रखिएगा आपको। जैसे ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ये यूपी का मान लो नक्शा है ये ऐसे। ठीक है, मैप थोड़ा वीक है मेरा, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये सोनभद्र है, तो ये MP से भी है, छत्तीसगढ़ से, बिहार से और झारखंड से। ये 4 राज्यों से इसकी जो है वो सीमा, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, ये चारों से सीमा साझा करता है ये। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ये। अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस खेल को गोद लिया गया है? तो ये कुश्ती को गोद लिया गया है। ठीक है, इसको गोद लिया गया है। ठीक, मतलब इसके लिए स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीज़ें जो है यही करेगा। जून 2021 में निम्नलिखित में किस राज्य में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था? ये 2021 में हुआ था ये वेबिनार, और ये कहाँ पर हुआ था ये? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए योजना की पात्रता की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? तो इसमें ये जो सभी हैं इनको सबको शामिल किया गया। पहले जिनकी खेती, कृषक जिनके ज़मीन थी उन्हीं को शामिल किया गया था, लेकिन अभी ये सारे लोग शामिल किए गए हैं इसमें। 2022-23 में याद रखिएगा कि इसमें जो बजट आया था यूपी का, कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं? तो 650 करोड़। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, आप याद रखिएगा इसको, हो सकता है ऐसे ही पूछ लिया जाए। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण तो 15 kg है। ठीक, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप, मतलब ये यूपी की बात कर रहे हैं, तो जैसे 20 कचवासी 1 बिस्वासी होता है, 20 बिस्वा 1 बीघा के बराबर होता है। 1 बीघा जो है इतने वर्ग गज के बराबर होता है, लेकिन ये 20 बिस्वासी जो है ये 1 बिस्वा होता है। ये 10 बिस्वा थोड़ी होता है। ठीक है, एक एक बिस्वा को 20 बिस्वासी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये प्रतापगढ़ जिला है। ये आंवले का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। अलग अलग जगह हैं। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो योजना है ODOP, ये 2018 में शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। अभी जो सारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके याद रखिएगा आप, एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो वो याद आ जाएगी। मैंने उसका वीडियो बना रखा है, चैनल पर पड़ा हुआ, वो देख सकते हैं आप। ठीक है, 2018 में ये योजना शुरू हुई थी। अभी इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कंगना रनावत, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, करंट का न्यूज़ में, करंट उसमें पूछा जा सकता है। अधिया और बटाई शब्दों का अभिप्राय, तो ये फसल की खेती गाँव वगैरह में देखते होंगे आप, सुनते होंगे, जो गाँव से संबंधित है उनको पता है। कृषि कार्य का ठेका या फसल की साझेदारी होती है, तो ये D ऑप्शन, दोनों सही है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पहले तो चेन्नई में था, लेकिन 2018 में इसको शिफ्ट करके हरियाणा के वल्लभगढ़ में ले आया गया। कहाँ पे? हरियाणा के वल्लभगढ़ में। तो अभी कहाँ पर है? तो वल्लभगढ़, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो प्रमुख क्या, 18 मंडल हैं इसमें प्रमुख। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो मिर्ज़ापुर में माना जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये अपने यूपी में 2 मुख्यालय हैं रेलवे के। एक तो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, और एक कहाँ पे है? गोरखपुर में। गोरखपुर में कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो कहने का मतलब है कि उनका वजन जो नापा जाता है वो किस अंतराल पे किया जाना चाहिए?
तो वो अर्धवार्षिक होना चाहिए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। और ये मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, 1995 में शुरू हुई थी। अभी इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है, पीएम पोषण योजना ये शुरू, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। खरीफ ऋतु की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो ज्वार बाजरा ये ढैंचा वगैरह इसी टाइम पे बोई जाती हैं, अभी जो समय चल रहा है ये। ये पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन किसके अधीक्षण में होते हैं, तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसी द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसी के अधीक्षण में होता है ये। खंड और जिला पंचायतों की जो सीमा परिवर्तन का कार्य है वो किसके द्वारा सूचना जारी की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं तो यहाँ पे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ पे कौन करता है, तो अब राज्यपाल। महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण है वो कहाँ पर है, सिर्फ स्थानीय निकायों में है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है, और वो 33% जो दिया गया है उसमें वो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में उसको भी ऐड किया गया था। भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था, तो वो 11वीं, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, वो तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास, ये 2012 से 2017 तक चली है, ठीक है। ये लास्ट यही अंतिम थी, इसके बाद फिर नीति आयोग शुरू हो गया, तो नीति आयोग फिर अलग तरीके से कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है, तो जो गर्म मसालों का कटोरा कहते हैं वो केरल है। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है, तो अगर आप बरानी आपको पता हो तो बरानी मतलब वर्षा का जो पानी होता है यानी उससे संबंधित है ये, तो आप धान का अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। भारतीय साग भाजी अनुसंधान कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो जलवायु से प्रभावित यानी कृषि ही है। कृषि, भारत की जो कृषि है वो मतलब मैक्सिमम टाइम जलवायु पर, ये बारिश वर्षा पर ही निर्भर करती है, तो जलवायु से संबंधित यही है, बहुत प्रभावित होती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो NULM है वो किस महापुरुष के नाम से जोड़ा गया है, तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनके नाम से ये जोड़ा गया है, उनके उससे, ठीक है। 23 सितंबर को उनकी जो है वो ये किया जाता है, ये शुरू की गई थी, ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पे इसको शुरू किया गया था, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना, शहरी आजीविका मिशन, ऐसे करके, ठीक है। 2005-06 के प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना, ये भारत निर्माण योजना बहुत बार पूछा जाता है, 2005-06 की है, लेकिन ये एवरग्रीन योजना है जिससे कि प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें ग्रामीण आवास भी है, पेयजल की भी सुविधा है, ग्रामीण सड़क भी ये, लेकिन ग्रामीण स्वच्छता नहीं थी इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 6 क्षेत्रों के लिए थी, ये नाम बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा आप। कौन कौन से क्षेत्र थे वो, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार, ठीक, और आवास, ग्रामीण आवास, तो ये 6 क्षेत्र थे, ठीक। विजन 2020 फॉर इंडिया ये किससे संबंधित हो, आर्थिक विकास से संबंधित है। विजन 2020 ये किसका वो था, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उनके द्वारा ये प्रस्तावित दस्तावेज था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा प्रस्तावित था ये, तो ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा, ठीक है। लखनऊ योजना संबंधित है किससे, तो ये सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना। ये कब शुरू की गई थी ये योजना, तो ये 1981 में शुरू की गई थी, ठीक। बहुत पुरानी योजना है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान, तो ये जो दस्तक अभियान है ये बेसिकली जापानी एनसेफेलाइटिस जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फैलता है, ये उसी को ये मतलब दूर करने के लिए, उसी के प्रति जागरूकता लाने के लिए और जो सुरक्षा उपाय हैं उनको करने के लिए ये योजना, ये दस्तक अभियान जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है, यूनिसेफ और इन सब की मदद से। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को पूछा जा सकता है। तो ये 50 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको 1-2 बार देखिएगा। अगर कहीं आपको जो प्रश्न नहीं आते हों, ठीक है, तो उनको ज़रूर 1-2 बार देख लीजिएगा। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो उनको ज़रूर रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए। एडमिट कार्ड आ चुका है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए सेंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।